पीछे पीछे इसे रोकना होते नीचे रखो ना गुनगुन। हाँ बस मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, बस डन। नहीं ढीला होगा तो बताना। गन्नन यहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल में आपका स्वागत है। कृपया के दौरान शांति बनाए रखें। इसके आकार के कारण छोटी सी पुष्टिकारण भी दूसरे को परेशान कर सकती है। आगे खाने की अनुमति नहीं है और कृपया तस्वीरें या वीडियो न लें, क्योंकि आपके कैमरे की स्क्रीन की रोशनी दूसरे को परेशान कर सकती है। सूर्योदय होते ही प्रकाश की किरणें भूमि एवं महासागरों को अपने उष्ण आलिंगन में ले लेती है तथा घोर अंधेरे से हमें निजात दिलाकर पृथ्वी पर आश्चर्यजनक गतिविधियों का प्रारंभ करती है। पानी के नीचे भी सूर्य की चमक खेलों के लिए महत्वपूर्ण है। महासागरों में और भूमि पर पौधे सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से इसे भोजन में परिवर्तित करते हैं। उत्पादकता हमारे ग्रह पर कई भौगोलिक प्रणालियों को चलाती है। ये वातावरण में कीमती ऑक्सीजन को भी निस्तारित करता है। सांसों के द्वारा इसी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं।
सूर्य पर निर्भर है। इस बात का ज्ञान होने से सदियों पहले मानव सभ्यता सूर्य के प्रति आकर्षित रही है। आकाश में इसका प्रज्वलित सूर्य परिभ्रमण दिन ब दिन माह दर माह अनगिनत सभ्यताओं के लिए समय का ध्यान रखने का एकमात्र तरीका था। सूर्य की गति कई प्राचीन तथा आधुनिक कैलेंडर का आधार रही है, जिससे हमें अतीत का हिसाब रखने और भविष्य की जानकारी हासिल करना मुमकिन हो सका। सूर्य हमारे जीवन को लय प्रदान करता है। धरा के अक्ष के झुकाव के कारण वर्ष भर में पृथ्वी तल पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की तीव्रता में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और मौसम में बदलाव आता है। इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य ने सूर्य के महत्व को समझा है। कई पौराणिक कहानियों की रचनाओं के साथ साथ अनेक सभ्यताओं में इसकी देव रूप में पूजा की जाती है। लगभग 5000 साल पूर्व मानव द्वारा इंग्लैंड में प्राचीन स्टोनहेंज स्मारक के रूप में विशाल शिलाफलकों की संरचना का निर्माण किया गया। खगोलीय अभ्यास के लिए रचित इस संरचना का उद्देश्य आकाश में सूर्य की वार्षिक गतिविधियों का निरीक्षण करना था। प्राचीन यूनान में लोग अपोलो प्रकाश, कला तथा औषधि के देवता अपोलो के रूप में सूरज की पूजा करते थे। आधुनिक मैक्सिको में प्राचीन माया सभ्यता निर्मित स्मारकों को सूर्य के साथ जोड़ा जाता है। उनका यह मानना था कि सूर्य देवता उनके दैनिक जीवन को कई रूप में प्रभावित करते हैं। शायद इसीलिए वे सूर्य की सूक्ष्म गतिविधियों को लिपिबद्ध किया करते थे। इनका शहर माचू पिचू के खंडहरों में हमें एक छाया भी मिलती है, जो उनके देवता सूर्य यानी सूर्य के दैनिक क्रम का ट्रैक रखती है। साल के सबसे बड़े दिन पर दक्षिण अमेरिका में आज भी इनकी रायली उत्सव का आयोजन होता है। कुछ संस्कृतियों ने यथोचित रूप से परंतु गलत तरीके से पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और माना कि सूर्य, ग्रह तथा अन्य तारे हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि 16वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में हमारी स्थान की सच्चाई सामने आने लगी थी। यूरोपीय खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर केंद्रित सूर्यमंडल का प्रतिरूप हमारे समक्ष रखा, जिसे सूर्य केंद्र में प्रतिष्ठापित था। सूर्य के संबंध में हमारी विचारधारा में बदलाव आने लगा। जल्द ही हमें पता चल गया कि सूर्य एक आदर्श खगोलीय पिंड नहीं है। सिद्धू, बिल्कुल मुंह बंद करके रखो। 1610 में इटालियन खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम दूरबीन का उपयोग सूर्य के निरीक्षण के लिए किया। उनको मना करो ना बच्चे लोगों को। सनस्पॉट्स यानी सौर धब्बे के नाम से प्रचलित इन संरचनाओं ने प्रतिमान बदलावों को प्रेरित कर वैज्ञानिक क्रांति को गति दी। अंतरिक्ष भी उन्हीं अपूर्ण नियमों के आधार पर चलता है जिन्हें धरा पर हम महसूस करते हैं। धीरे धीरे विज्ञान ने पौराणिक कथाओं को बदलकर रख दिया है। गुजरती सदियों में विकसित होती प्रौद्योगिकी के कारणवश सूर्य के प्रति हमारी जानकारी में काफी इजाफा हुआ है। हमारे इस तारे के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए खगोलविद इसका निरीक्षण करते रहे हैं। आज हमें पृथ्वी से सूर्य की असीम दूरी जानते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। हम जानते हैं कि सूर्य आकाशगंगा में स्थित लगभग 200 करोड़ तारों में से एक है। कैसे हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह
सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा हर 250 लाख सालों में पूर्ण करता है। इस आकाशगंगा की संरचना के भीतर हमने अन्य तारों की परिक्रमा करके हजारों ग्रहों की भी खोज की है। ये बाहरी ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हुए उनके तेज का विरोध उठाते हैं। जमीन तथा अंतरिक्ष में स्थित दूरबीन जैसे ईएसओ की 3.26 मीटर दूरबीन, इसका उपयोग कर हम अधिकाधिक बाहरी ग्रहों की खोज करने के लिए आकाश का निरीक्षण कर रहे हैं। सूर्य का निकटतम पड़ोसी तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी यानी मित्र तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता ऐसा ही एक ग्रह खोजा गया है। इन रहस्यमयी जगहों पर जीवन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमारी तकनीक आज अपूर्ण है, परंतु ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर अगली कुछ सदियों में हमारी अविरत खोज तथा अभ्यास के बदौलत हम हासिल कर लेंगे। हमारी तरह किसी अन्य सूर्य की परिक्रमा करते ये ग्रह पृथ्वी के परे जीवन खोजने के लिए सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। इसमें हमारा सूर्य भी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये एक और तारा है। सितारे कई आकार और रंगों के पाए जाते हैं, छोटे बौने तारों से लेकर महाकाय तारे जिनमें 500 लाख सूर्य समा जाए। एक साधारण सा पीला तारा शब्दों से कैसे बनी समा जाए, इतना विशाल हमारा सूर्य है। सौरमंडल में हमारा सूर्य ही सबसे विशाल पिंड है। सभी ग्रहों के संयुक्त वजन से 500 गुना ज्यादा है। लगभग 5 अरब साल पुराना हमारा जो सूर्य अपनी युवावस्था में है। सौरमंडल के बाकी सदस्यों के साथ हमारे सूर्य की कहानी एक महाकाय धूल के बादल से शुरू होती है, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होने लगा। चमकदार वायु का गोला बनता गया, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से भरा था। साथ ही अन्य भारी तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन और लोहे की थोड़ी मात्रा थी। हमारा शरीर तथा अन्य सभी जीव इनमें मूलभूत तत्वों से बने हैं। बिल्कुल अलग है, हालांकि यह हमारी पृथ्वी की तरह खेत नहीं है जहाँ हम पैर रख सके, फिर भी इसकी एक दूसरी सतह है। गर्म सूर्य की किसी प्रकांड गेंद की तरह नजर आने वाली इस सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस दृश्यमान सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि घरेलू ओवन की तुलना में 3 गुना अधिक गर्म। लेकिन सतह के नीचे सूर्य के केंद्र के तापमान अविश्वसनीय रूप से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि हम सूर्य के भीतर झांक सकें तो हम समझ सकते हैं कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। सूर्य की लगभग संपूर्ण ऊर्जा उसके केंद्र में ही उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण
केंद्र में हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम के अणु में होता है और इस परमाणु संलयन की प्रक्रिया अति बृहत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। परमाणु संलयन की इस प्रक्रिया में हर सेकंड 600 लाख टन हाइड्रोजन का रूपांतरण 596 लाख टन हीलियम में होता रहता है। शेष 4 लाख टन द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हर वर्ष दुनिया भर में उद्योग की जरूरत ऊर्जा की 10 लाख गुना ज्यादा है। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध समीकरण E = mc² हमें याद होता है कि अणु के द्रव्यमान का रूपांतरण कैसे बहुत सारी ऊर्जा में होता है। E यानी रूपांतरित ऊर्जा, m यानी द्रव्य एवं प्रकाश की गति का वर्ग के गुणन के बराबर होती है। प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होने के कारणवश 1 ग्राम द्रव्य का रूपांतरण भी अपरिमेय ऊर्जा में होता है। संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य के केंद्र में निर्मित ऊर्जा को सतह तक आने के लिए एक दुष्कर यात्रा करनी पड़ती है। सूर्य का सघन आंतरिक भाग इस ऊर्जा के रास्ते में अणुओं के रूप में कई बाधाएं उत्पन्न करता है। उत्पत्ति के बाद लगातार इन अणुओं द्वारा हजारों साल तक इस ऊर्जा को अवशोषित तथा उत्सर्जित किया जाता है और अंत में प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ऊर्जा सूर्य की सतह से बाहर उत्सर्जित होती है। ऊर्जा सूर्य के कोरोना नामक विरल वातावरण से अंतरिक्ष गहराइयों में निर्बाध यात्रा करती है। पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती इन प्रकाश की किरणों का हम पीछा करें। पृथ्वी तल तक पहुँचने के लिए इन किरणों को केवल 8 मिनट की अवधि लगती है। अपने रास्ते में ये किरणें मानव निर्मित उपग्रह से टकराती रहती है। सूर्य के निरंतर अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान इन देशों में सोहो, स्टीरियो तथा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसी वेधशालाओं का निर्माण किया है। अंतरिक्ष में स्थित ये वेधशालाएं सूर्य से निकलने वाली एक्स-रे, पराबैंगनी और अवरक्त किरणों का अध्ययन करती हैं, जो कि धरातल से संभव नहीं हो पाता। सौभाग्य से पृथ्वी का वातावरण इस प्रकार की किरणों को अवशोषित करता है। अन्यथा एक्स-रे और पराबैंगनी जैसी किरणें नाजुक जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर देती। जैसी सख्त अंतरिक्ष वेधशाला सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करती है। सूर्य प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित कर सूर्य में मौजूद प्रत्येक तत्व के तत्वों को पहचान कर हम सूर्य की रासायनिक संरचना का खुलासा कर सकते हैं। अति ऊर्जावान विकिरण जैसे एक्स-रे तरंगों के विपरीत रेडियो तरंगें पृथ्वी के वातावरण से गुजर सकती है। कम ऊर्जावान इन तरंगों का अध्ययन चीनी में स्थित ILMA जैसी दूरबीनों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हम सौर वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। गैलीलियो द्वारा खोजे गए सनस्पॉट ऐसे विध्वंस को जन्म देते हैं। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर स्थित विद्युतीय उपकरणों के साथ साथ उपग्रहों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूर्य जैसे अन्य सितारों के अवलोकन से विध्वंसक ताकत के सुपरफ्लेयर्स के खतरे को उजागर किया है। इस
पर बरतेंगे। सिद्धू को मुंह बंद कराओ ना, बोलो मुंह बंद कर। प्रकोप की संभावना बहुत कम है, पर असंभव नहीं। हालांकि बेहद शक्तिशाली और संभावित विनाशकारी सूर्य हमारी धरा की भलाई के लिए एक जरूरी ताकत है। सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले ये कण पृथ्वी की सुंदरता को और भी निखारते हैं। अंतरिक्ष का ये तथाकथित मौसम पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नजर आने वाली रोशनी को जन्म देता है। पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण सूर्य से निकलने वाले इन कणों के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, परंतु ध्रुवों पर ये कण वातावरण की ऊपरी सतह को उत्तेजित कर सुंदर अरुणा का निर्माण करते हैं। हमारी धरा की सुंदरता को बढ़ाने तथा इस पर स्थित जीवन के परिवेश को चलित करने के अलावा सूर्य प्रकाश आधुनिक सभ्यता के लिए अक्षय और साफ ऊर्जा के स्रोत की भूमिका भी बखूबी निभाता है। सौर पैनल बनी पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, लेकिन उपग्रह में इनका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। अपनी सतह से टकराने वाले कणों से लगभग 30% ऊर्जा ये पैनल अवशोषित कर उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदल देते हैं। सौर ऊर्जा हमें सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, लेकिन अन्य ऊर्जा स्रोत भी किसी न किसी तरह सूरज पर ही निर्भर है। कोयला तथा तेल जैसे सभी जीवाश्म ईंधन के विशाल परंतु सीमित स्रोतों ने ही आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है। इन ईंधनों की उत्पत्ति लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहे समुद्री जीवों तथा पौधों से हुई है। लाखों साल तक धरातल के नीचे दबे रहे इन जीवाश्म ईंधन के अति उपयोग से हमारे वातावरण की रासायनिक संरचना को बदल कर रख दिया है, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन का पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को इकट्ठा करने की बजाय सूर्य के केंद्र में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया पर महारत हासिल करना इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है। संलयन के लिए आवश्यक ईंधन व्यावहारिक रूप से असीमित है, इसलिए केवल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, जो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन आसानी से महासागरों में पाया जाता है। दुर्लभ यूरेनियम के विपरीत वर्तमान में इसका उपयोग आज परमाणु विखंडन बिजली संयंत्रों में किया जाता है। परमाणु संलयन अनिवार्य रूप से हमारी जरूरतों को पूर्ण कर मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए असीम शक्ति प्रदान करेगा। दुर्भाग्यवश सूर्य के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंततः इसकी इतनी आपूर्ति समाप्त होते ही संलयन बंद हो जाएगा, जिससे एक शानदार परंतु घातक परिवर्तन होगा। अपनी अंतिम घड़ियों में सूर्य विस्तारित हो सभी आंतरिक ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। लाखों साल जिस दुनिया का परिपोषण किया, उसी विश्व को हमारा ये तारा खुद ही नष्ट कर देगा। सौभाग्य से ये सुदूर भविष्य में होगा, लगभग 5 अरब वर्षों में। तब तक सूर्य प्रकाश का अमृत पीकर इस छोटे से नीले ग्रह पर जीवन और जिंदगी विकसित होता रहेगा। जाने का
सीधा है। पीछे लटका है पर ये सीधा है। हेलो। बोलो तो क्या बोलते इसको, क्या बोलते बोलो। कोई हल्ला नहीं करेगा। नमस्कार, आप सभी का हमारे रामन साइंस सेंटर के इस खास शो साइंस और स्फीयर यानी गोलक पर विज्ञान कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चलेंगे सौर मंडल की सैर पर, लेकिन इस सैर पर जाने से पहले आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। कृपया सभी लोग अपने मोबाइल फोन्स बंद रखेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करे और इसकी सतह पर जो तापमान है वो 5000 डिग्री सेल्सियस तक के नापा गया है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। तो चलते हैं सबसे पहले प्लैनेट की ओर। कौन सा प्लैनेट है ये? अर्थ। मरक्यूरी, बुध ग्रह। मरक्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह, और ये इनरमोस्ट यानी अंदरूनी प्लैनेट है। सूर्य से काफी नजदीक पाया जाता है। सूर्य से काफी नजदीक पाए जाने के बावजूद भी ये सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला ग्रह नहीं है। ये अपने टेम्परेचर वेरिएशन यानी तापमान में बदलाव के लिए जाना जाता है। इस पर एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं पाई जाती, जिस कारण सूर्य से आने वाली किरणें रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और दिन में इस प्लैनेट का तापमान बढ़कर पहुंचता है 430 डिग्री सेल्सियस तक। वही रात में यह तापमान घटकर पहुंचता है -180 डिग्री सेल्सियस तक। इतना ज्यादा तापमान में बदलाव दर्शाता है मरक्यूरी। तो बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर। वीनस, शुक्र ग्रह। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। वीनस को ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। सबसे चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म रहने इस पर काफी डेंस एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली किरणों को अपनी ओर ट्रैप कर लेती है और इस प्लैनेट का तापमान बढ़कर पहुंचता है 460 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए सभी को इस पर कुछ व्हाइटिश पैचेस भी नजर आ रहे होंगे। ये सफेद धब्बे सल्फर डाइऑक्साइड के क्लाउड्स हैं, इसी कारण वीनस पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। तेज आम बरसता है इस प्लैनेट पर। तो बढ़ते हैं सबसे खूबसूरत ग्रह की ओर, अर्थ, पृथ्वी। अर्थ को ब्लू मार्बल यानी नील ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर 71% में पानी पाया जाता है। वही 29% में लैंड पाई जाती है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 खंडों में विभाजित है। मामा बच्चे को लेकर प्लीज बाहर चले जाए। पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में पाई जाती है। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन है जो सूर्य से ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास। सूर्य से यदि हम दूर जाएंगे तो वही पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और सूर्य से यदि हम करीब पाते हैं तो ये जो डार्कर पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही हिस्सा चांद का हमें आसमान में नजर आता है। ये ब्राइटर इतना चमकीला हिस्सा हम कभी भी नहीं देख पाते। चांद पर भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता और चांद के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि न्यू देखते हैं उन्हीं कलाओं को। पैरों की आवाज मत करो। बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर, मार्स, मंगल ग्रह। मार्स को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके सरफेस में जो सॉइल पाई जाती है उसमें आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। सभी ने लोहे को जंग चढ़ते हुए देखा है, उसी तरीके की जंग इसके मिट्टी में पाई जाती है, जिस कारण ये सोलर सिस्टम में ऐसा लाल नजर आता है। हमारी पृथ्वी के बाद ये मार्स ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिस पर फ्यूचर में लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इसके दोनों पोल्स पर पानी पाया गया है जो कि बर्फ के फॉर्म में मौजूद है और इस सलाइन वाटर यानी खारा पानी पाया गया है, जिससे वैज्ञानिक आशंका दर्शाते हैं कि फ्यूचर में इस मार्स पर भी जीवन संभव हो सकता है।
पृथ्वी की तरह मार्स के भी 2 नक्षत्र। गुरु ग्रह, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो सभी को यहाँ पर कुछ हलचल भी नजर आ रही होगी। ये जो प्लैनेट है वो पूरी तरह से गैसेस से बना है। पहला और छोटा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा किंग ऑफ मून्स, विच इज द रेड प्लैनेट। हमारी अर्थ कौन से नंबर पे है? इसी के साथ हमारा ये खास Say Gungun hi. पानी में लहरा रहे ये गर्भवन बड़े समुद्री शैवाल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन खतरा देखो इसमें कितने बड़े हो गए, दिखता ही नहीं है इसमें।
इसका रील्स में बनाते हैं ना। मामा मामा फिर धुना हीरा तुम बैठ गए ना सबको इम्पैक्ट करना है। हाँ मैंने करके देखा एक बार ना करके देखा फिर सुना दो गुनगुन